हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमावत आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल से स्टडी कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है अपना, जहां पे हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा बेसिक इनपुट पढ़ा है कि किस प्रकार से हम एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है और क्या उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, किस प्रकार से उसको कैलकुलेशन की जाती है। तो हम आज उससे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम सारी चीजों के बारे में स्टेप वाइज स्टेप सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके होंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं वो एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस वो यहाँ पे कर सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जहां पे हमने कल एंड किया था उसी के आगे का पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे किस प्रकार से क्या क्या चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाली है। तो पूरा डिटेल यहाँ पे हम आज के सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम्स के अंदर दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है ये बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चंस के साथ में। दोस्तों, हमने पढ़ा था एलसीएम के बारे में, एलसीएम क्या होता है, किस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन की जाती है और उसके कुछ बेसिक इनपुट्स भी कल की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करेंगे दोस्तों एचसीएफ के ऊपर, फिर उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज होंगे अप टू मेंस लेवल तक, उन सारे क्वेश्चनों को हम स्टेप वाइज स्टेप है वो डिस्कस करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप समझेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है और सारे कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड होंगे आज के सेशन में हम उन्हीं चीजों के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर एचसीएफ की फुल डेफिनेशन की हम बात करें तो एचसीएफ की फुल डेफिनेशन होती है हाईएस्ट कॉमन और उसके बाद में फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसको हिंदी में भी दोस्तों हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्त्य। ठीक है ना, महत्तम समापवर्त्य इसको हम कह सकते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है मैसेप है। ठीक है ना, इसको आप मैसेप भी कह सकते हो और उसको एलसीएम भी आप कह सकते थे, जिस प्रकार से हम इन चीजों को पढ़ पा रहे हैं। अभी ध्यान दीजिएगा क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, जबकि एलसीएम के अंदर हम बात कर रहे थे तो वहां पे एल का मतलब क्या हो रहा था, छोटी से छोटी। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए ना, इट मीन्स हम वहां पे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम, और जहां पर भी बात आएगी बड़े से बड़े नंबर की तो वहां पे हम फाइंड आउट करेंगे मैसेप यानी कि एचसीएफ, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब जो सभी के अंदर कॉमन आए, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, जो हमने स्टडी की है। ठीक है ना, अभी ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल से हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जिसको मीनिंग है वो क्या बना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि हमारे को फैक्टर देखने हैं, ठीक है ना, हमारे को फैक्टर यहाँ पे देखने हैं। अब फैक्टर हम क्या देखेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं और मैंने कहा कि हमें चाहिए यहाँ पे कि 8 और 12 का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एचसीएफ चाहिए। ठीक है ना, 8 और 12 का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से आपको समझना है ताकि पूरा कॉन्सेप्ट है वो आप इजी और सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ सको। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें यहाँ पे 8 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, 8 के मुझे अगर फैक्टर देखने हैं तो मुझे बताओ 8 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है। तो 8 के फैक्टर पॉसिबल है, एक हो गया 8 का फैक्टर। ठीक है, 8 का फैक्टर हमारे पास क्या बना दोस्तों, एक तो 1 हो गया। उसके बाद में 8 में किसका भाग जाएगा, 2 का। 8 में किसका भाग जाएगा, 4 का। 8 में किसका भाग जाएगा, खुद 8 का। तो इस प्रकार से हमारे पास 8 के जो फैक्टर बने वो 4 फैक्टर बन गए, 1 2 4 और 8 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं कि 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे यहाँ पे 12 के फैक्टर कैलकुलेट करने हैं
तो 12 के फैक्टर मेरे पास क्या रहे होंगे, तो 12 में किस किस नंबर का भाग जाएगा, मतलब कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 12 में 1 का भाग जाएगा, 12 में 2 का भाग जाएगा, 12 में 3 का भाग जाएगा, 12 में 4 का भाग जाएगा, इसके अलावा 6 का भाग जाएगा, इसके अलावा 12 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास केवल यही नंबर ऐसे बचे हैं जो 12 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास 12 के कितने बने, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फैक्टर बने। ऐसे ही मैं कहूं कि 8 के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने, 1 2 3 एंड 4, केवल 4 ही हमारे पास फैक्टर बने। तो यहां से अब मैं चेक करूंगा, देखो फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कॉमन, कि हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या आ रही है उसको हम चेक करेंगे। तो देखो एक यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, एक यहाँ पे कॉमन आ रहा है। इसके बाद में हमारे पास 2 भी नंबर क्या कर रहा है, कॉमन आ रहा है। इसके बाद में देखो 4 हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन हमने फाइंड आउट कर लिया कि 8 और 12 के जब मैं फैक्टर कर रहा हूँ ना, तो हमारे पास जो कॉमन चीजें आएंगी वो आएंगी 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4। अभी हमें चेक करना है हाईएस्ट, कि भाई कॉमन तो ले लिया, लेकिन इस कॉमन के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है उसको भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कॉमन जो चीजें आ रही है 1 2 और 4, इनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 4। इसका मतलब 8 और 12 का जब एचसीएफ निकालोगे ना, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 4 निकल के आएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आप चीजें समझ चुके होंगे और अब आपको ये पूरा आइडिया भी हो चुका होगा कि वास्तव में एचसीएफ क्या होता है। तो बड़ी से बड़ा नंबर कॉमन हो और जो फैक्टर्स हो, तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है, हमारे पास एचसीएफ कहलाता है। एक और एग्जांपल से हम इस चीज को बढ़िया और इफेक्टिव तरीके से समझते हैं दोस्तों, कि वास्तव में इस क्वेश्चन का ये जो हमारे पास जो ये डेरिवेशन हमने लिखी है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका एक्चुअल में मीनिंग है वो किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल और समझिएगा आप इसको करने का, कि किस प्रकार से हम एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज दैट मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे कि 12 हो गया हमारे पास, ये 24 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास 30 हो गया। अगर मुझे इन नंबरों का एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो एचसीएफ किस प्रकार से कैलकुलेट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस की बात करूं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 12 के हमारे पास टोटल फैक्टर क्या क्या बने। तो 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा और खुद 12 का भाग जाएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 12 से डिवाइड हो पाए, ठीक है ना, या जिसमें जिन संख्याओं का भाग 12 में चला जाए। अब मैं आगे बात करूंगा 24 का, कि 24 के हमारे पास टोटल फैक्टर क्या बने। तो 24 में भाग जाएगा 1 का, फिर भाग जाएगा 2 का, फिर उसके बाद में भाग जाएगा 3 का, इसके बाद में भाग जाएगा 4 का, फिर भाग जाएगा 6 का, फिर उसके बाद में भाग जाएगा 8 का, 8 के बाद में भाग चला जाएगा दोस्तों 12 का, और 12 के बाद में भाग चला जाएगा खुद किसका, 24 का। तो इस प्रकार से हमारे पास 24 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आए, वो हमारे पास ये निकल के आ गए। ऐसे ही मैं बात करूंगा 30 का, कि हमारे पास 30 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे। तो 30 में किस किस का भाग जाएगा, तो 1 का भाग जाना है, इसके बाद में 2 का भाग जाना है, फिर 3 का भाग जाना है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, और फिर उसके बाद में 6 का जाएगा। 6 के बाद में भाग जाएगा हमारे पास 10 का। 10 के बाद में अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे पास भाग जाएगा 15 का, और 15 के बाद में अगर मैं बात करूँ कि 30 में किस संख्या का भाग जाएगा, तो वो जाएगा खुद 30 का। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 30 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। अब यहां से दोस्तों मुझे क्या चेक करना है, कॉमन वैल्यू चेक करनी है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, वो बिल्कुल सभी तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं बाद में चेक करूंगा कि देखो 2 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है सभी के अंदर, ठीक है, 2 सभी के अंदर कॉमन चला गया। 3 भी यहाँ पे सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, तो भाई 3 को भी हम कॉमन यहाँ पे गिन लेंगे। उसके बाद में देखो 4 नहीं आ रहा, उसके बाद में हमारे पास कॉमन आ रहा है कितना, 6 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। उसके बाद में देखिए हमारे पास 12 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारे पास कॉमन नंबर जो क्या क्या निकल के आए उस चीज के बारे में ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो कॉमन निकल के आए वो कॉमन नंबर क्या क्या है दोस्तों, तो कॉमन आपके पास में है एक, तो 1, उसके बाद में है 2, उसके बाद में है 3 और उसके बाद में है 6।
अब मुझे बताओ जो ये गिवन नंबर है, इन गिवन नंबर के अंदर सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो कॉमन में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, 6 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनाना वो कितना बन गया दोस्तों, 6 बन गया, कि हमारे पास इन नंबरों का जो HCF आएगा वो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड था जिससे आप बिल्कुल HCF को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो तरीका है ये थोड़ा एक टिपिकल प्रोसेस है, तो इससे हम क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करने वाले, क्योंकि ये केवल और केवल मैंने आपको समझाया था कि वास्तव में HCF होता क्या है, लेकिन ये मेथड हम कैलकुलेशन के अंदर यूज में नहीं लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम एक डेफिनेशन ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि जैसे मैंने HCF निकाला 6। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने HCF 6 निकाला है तो मुझे बताओ ये जो हमारे पास गिवन नंबर है 12, ये भी कंप्लीट 6 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास सेकंड नंबर है 24, ये भी कंप्लीटली 6 से डिवाइड हो पाएगा। और हमारे पास जो थर्ड नंबर है 30, ये भी कंप्लीट 6 से डिवाइड हो पाएगा। जबकि LCM में क्या होता था, जस्ट इसका उल्टा हुआ करता था। HCF में क्या होता है कि कोई भी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों, HCF कहलाता है। तो यहां से हम एक डेफिनेशन डेवलप करेंगे, एक परिभाषा डेवलप करेंगे कि वास्तव में HCF क्या होता है। ठीक है, तो यहां से एक डेफिनेशन हम यहां पे नोट डाउन करेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को, जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित करे, वह क्या कहलाती है दोस्तों, वह कहलाती है हमारे पास HCF। वह क्या कहलाती है, महत्तम समाप्रत्यय कहलाती है, जिसको हम मैसेप भी कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास डेफिनेशन की कि वास्तव में HCF क्या होता है। कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर उठाइए, अगर वो नंबर गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, इट मींस वो उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट HCF। कि भाई HCF के बारे में हमने समझ तो लिया कि HCF ये होता है, लेकिन वास्तव में HCF को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब उसका हम किस प्रकार से इवोल्यूशन करते हैं, तो वो चीज ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों कि हाउ टू कैलकुलेट HCF, हाउ टू कैलकुलेट HCF के HCF की गणना किस प्रकार से की जाती है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो HCF किस प्रकार से काउंट किया जाता है। अब देखिए HCF काउंट करने के बहुत सारे मेथड है दोस्तों, यानी कि अगर आप भाग विधि यूज करते हो, जैसे 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के अंदर जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट हम यूज किया करते थे HCF कैलकुलेट करने का, तो वो मेथड भी आप इजी और सिंपल तरीके से यूज में ले सकते हो। किस प्रकार से यूज में लेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे भाग विधि। ठीक है ना, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले भाग विधि की भाग विधि से किस प्रकार से हम HCF है वो काउंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे ये जो विधि है वो किस प्रकार से काम करती है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे नंबर लिया कि मुझे लेना है 8 तथा मुझे कोई नंबर लेना है, सपोज दैट मैंने कहा कि आप नंबर ले लीजिए यहाँ पे 12। अगर मुझे इन दो नंबरों का HCF चाहिए, तो HCF किस प्रकार से निकालेंगे, भाग विधि से। तो एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, हम भाग विधि डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। किसका, सबसे पहले 8 और 12 का, मतलब 8 में आप 12 का भाग दीजिए, तो कितने बार जाएगा भाई, 8 एकम 8। यहाँ से कितना घटाया हमने, 4। 4 का भाग फिर देंगे हम इस गिवन नंबर 8 के अंदर, तो कितनी बार गया भाई, 2 बार। नीचे क्या आ गया आपके पास, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इस भाग विधि के अंदर दोस्तों जो भी आपके पास में लास्ट के अंदर जो भी ये भाजक आएगा ना, वही आपके इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका HCF कितना बना दोस्तों, 4 बन गया। तो ये भाग विधि है, ये पुराने टाइम के अंदर यूज किया करते थे हम, जब 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के अंदर
तो जब एकेडमिक सेशन डिस्कस होता है तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है, लेकिन जब बात आती है कंपटीशन की, अब कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम भाग दे करके चीजों का मूल्यांकन करें या फिर चीजों को हम देखें कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो उसके लिए फिर हम थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर चलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर हम बात करेंगे कि उससे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट किया जा सकता है। तो दूसरी विधि ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या कहती है, सपोज दैट मेरे पास क्वेश्चन था 8 और 12 का मुझे क्या चाहिए, HCF चाहिए। अब इसके लिए मैं सेकंड कॉन्सेप्ट है वो क्या काम में लूंगा, दूसरी विधि कौन सी काम में लूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अम्बर नंबर दिया गया है कौन सा, 8। 8 के आप फैक्टर कीजिए, तो 8 के फैक्टर करूंगा तो 8 में सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, कितनी बार, 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, और फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। फिर इसके बाद में हमारे पास 12 के फैक्टर करने हैं, तो 12 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहां से हमें क्या चेक करना है, कॉमन चेक करना है। तो देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, इसका मतलब मैंने 2 को आउट कर लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 को फिर से मैंने आउट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, 3 यहाँ पे है इसमें नहीं है तो हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका रिजल्ट कितना आया दोस्तों, 4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की क्या थी, सेकंड प्रोसेस थी। तो कहीं पर भी अगर आपको HCF निकालने में, कैलकुलेशन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें क्रिएट होती है दोस्तों, तो आप इस मेथड से बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से HCF को कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसी का हम थर्ड मेथड और यूज करेंगे कि आपको इस वाला प्रोसेस है वो कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो उसके लिए आप एक थर्ड मेथड भी यूज ले सकते हो बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। अब वो तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नंबर है यहाँ पे 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 की पावर 3 में यहाँ पे नोट डाउन कर सकता हूँ। उसके बाद में हमारे पास है 12। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3। 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। अभी हमें क्या चेक करना है, इनमें कॉमन चेक करना है। कॉमन के अंदर ध्यान दीजिएगा, अब हमने LCM पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं HCF। तो LCM वाले केस में क्या था कि हम सबसे बड़ी पावर को वहां पे रख पा रहे थे, जबकि HCF में आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसका उल्टा, मतलब यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट पावर क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2, बस, और कोई चीज हमारे पास कॉमन नहीं आ रही है। इसका मतलब 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 4। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप HCF को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और इजी वे से। और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आप HCF को पूरी तरीके से समझ जाओ, और फिर इसके बाद में हम करेंगे कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कि LCM और HCF से वास्तव में किस पैटर्न के क्वेश्चन है वो बन के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न को आप समझ चुके होंगे। कुछ और क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिया, सपोज दैट कि हमारे पास 24 है, ये हमारे पास 30 है और ये हमारे पास 40 है। अगर मैं कहूं कि मुझे इन नंबरों का क्या चाहिए, HCF चाहिए, तो HCF निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट हम फिर से काम करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले 24, इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 8 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 में इसको नोट डाउन कर सकता हूं, ठीक है। इसके बाद में 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 में इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 को 5 से गुणा करेंगे ना तो हमारे पास होगा 40। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया हमारे पास 40। अभी मुझे क्या चेक करना है, कॉमन। मुझे बताओ इन सभी के अंदर सबसे पहला नंबर जो आपके पास में कॉमन आ रहा है वो आ रहा है क्या, 2। 2 के बाद में देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, बट 5 यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब हम नहीं लेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनाना वो हमारे पास क्या बन गया भाई, 2 बन गया। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, 2 बन गया। यानी कि जब आप 24, 30 और 40 का HCF काउंट कर रहे होंगे ना तो आपका राइट आंसर कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। वैसे भी आप अलग अलग मेथड यूज करके भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड से कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब इसके फैक्टर करेंगे ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। फिर अगर मैं 30 के करूंगा ना तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। मतलब हमारे पास यूनिवर्सल, कुल मिला के बात जो कॉमन पे टिकेगी ना
वो सिर्फ इतनी टिकेगी, यहाँ पे नंबर कॉमन आ रहा होगा आपके पास में केवल और केवल 2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि हमें एक जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि ये 36 हो गया, ये हमारे पास 60 हो गया, और यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास 100 हो गया। ये कोई नंबर है। अभी मुझे इन नंबरों का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। नंबर चाहे कोई भी हो, डज नॉट मैटर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बस कैलकुलेशन किस हिसाब से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि 36 को हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 4। 9 इंटू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। अच्छा, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 60 की बात करता हूँ ना, तो 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 60 होगा। तो 15 इंटू 4 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। क्लियर ये बात। इसके बाद में देखो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो आपके पास में 100 आना है। अभी मैं देखूंगा कि नंबरों में मुझे कॉमन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, मुझे कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है 2 का स्क्वायर। इसके बाद में देखो 3 का स्क्वायर यहाँ है बट यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 5 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। इसका मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो 4 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक इनपुट था कि आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से इस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हो। और वैसे भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर आप इमेजिन कीजिए कि जिस नंबर का इन तीनों नंबरों के अंदर क्या चला जाए, कंप्लीटली डिवाइडेशन हो जाए, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऐसा नंबर एक ही है, कौन सा, 4। तो आप इसको थोड़ा बेसिक अजम्पशन यूज करके भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट पैटर्न दोस्तों आप चीजों को समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास जो एलसीएम की काउंटिंग थी, वहां पे हम क्या कर रहे थे कि वहां पे हम सबसे बड़ी पावर को उठा रहे थे, जबकि एचसीएफ की जब भी काउंटिंग होगी ना, तो वहां पे हम सबसे छोटी पावर को गेन करेंगे, और वो सब में क्या होनी चाहिए दोस्तों, कॉमन होनी चाहिए। तो उस चीज को हम क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो अब एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का भी बन सकता है, जैसा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि आप बताइए कि यहाँ पे लिखा हमने 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 17। ठीक है, और सेकंड पे हमने लिखा यहाँ पे कि 2 की पावर आपके पास में है 18 इंटू 5 की पावर है यहाँ पे मैंने लिखा 19 इंटू 7 की पावर मैंने लिखा यहाँ पे 12। और एक और नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज दैट कि मैंने लिखा 2 की पावर 22 हो गया इंटू यहाँ पे मैंने लिखा कि 5 की पावर कितना हो गया, 12 हो गया इंटू फिर इसके बाद में हम यहाँ पे 11 की पावर 17। अब मुझे बताओ, अगर ये नंबर आपको गिवन है और अगर इन नंबरों का मुझे एचसीएफ काउंट करना है, तो एचसीएफ किस प्रकार से काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया इस चीज के बारे में कि जब भी हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि सबसे छोटी पावर देखनी पड़ेगी, और वो नंबर सभी के अंदर आना चाहिए, मतलब सभी ग्रुप्स के अंदर वो नंबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 की सबसे छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है भाई, 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 ले लूंगा। इसके बाद में गुणा, 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो इसका मतलब 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है हमारे पास, 12, तो 5 की पावर 12। इसके अलावा 7 यहाँ पे है जबकि यहाँ पे नहीं है, 11 यहाँ पे है बट इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ना, वो बनेगा 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 12। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ताकि और भी ये डेटा है प्योर तरीके से क्लियर हो जाए। एलसीएम आपको निकालना आ चुका, एचसीएफ आपको निकालना आ चुका, फिर हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो वास्तव के अंदर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की क्या कंडीशन होती है, किस किस पैटर्न से वो निकाले जाते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन हम और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 की पावर हमारे पास 99 है इंटू 3 की पावर हमारे पास 12 है इंटू 5 की पावर हमारे पास 99 है इंटू 7 की पावर हमारे पास 152 है। एक डेटा हमारे पास ये है। दूसरा डेटा हमारे को दिया गया है कि 3 की पावर हमारे पास
99 है इंटू 7 की पावर हमारे पास 75 है इंटू उसके बाद में हमारे पास 11 की पावर 4 है। ठीक है, एक डेटा और उठा लेते हैं कि मैंने कहा 2 की पावर 53 है इंटू 3 की पावर 57 है इंटू 7 की पावर 51 है इंटू 11 की पावर 53 है। अभी मुझे आप स्टूडेंट्स बताएंगे कि इसका एचसीएफ क्या रहने वाला है। तो एचसीएफ की जब भी बात आएगी ना दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से सिखा रखा है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर इन सभी के अंदर कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं 2 पिक करता हूं तो 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हम 2 को नहीं लेंगे। फिर मैं बात कर रहा हूँ 3 की, तो 3 की सबसे छोटी पावर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 57 है। तो मुझे बताओ क्या रखेंगे, 3 की पावर 12। इसके बाद में 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं लेंगे। 7 यहाँ पे है, बिल्कुल 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, वहां पे है। तो 7 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 152, 75 और यहाँ पे 51। तो इसका मतलब 7 की पावर क्या हो जाएगा, 51। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एचसीएफ निकालना सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से हम एचसीएफ को काउंट करते हैं, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि और कैसे एडिशनल क्वेश्चन है जो एलसीएम और एचसीएफ के बिल्कुल टाइप फर्स्ट से बन सकते हैं। मतलब लो लेवल के क्वेश्चन जिनको हम कह सकते हैं कि उस पैटर्न के क्वेश्चन है वो किस किस पैटर्न के बन सकते हैं, अब की क्लास में हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम यहाँ पे पिक करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 तथा यहाँ पे मैं कहूँ आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। ये मेरे पास दो नंबर दिए गए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इन नंबरों का एलसीएम क्या रहने वाला है और मैं कहूं कि इन नंबरों का एचसीएफ क्या रहने वाला है, तो दो चीजें आपके सामने दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आपको दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि बताइए इनका एलसीएम क्या होगा और इनका एचसीएफ क्या होगा। तो किस वे से सोल्व करेंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है, सबसे पहले उस चीज के बारे में चेक कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इनको आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा। अब बिल्कुल बेसिक से जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा आपको पूरा डिटेल से वहां पे पढ़ाया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं, कैसे शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं और कैसे जो हमारा बेसिक तरीका है उससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सीखेंगे हम उस चैप्टर के अंदर। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू इन चीजों को बताने की कोशिश करता हूं ताकि हर एक स्टूडेंट है बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से उनको कर सके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब फैक्टर कैसे निकालूंगा, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई आ तो गया लेकिन फैक्टर कैसे निकलेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहली इक्वेशन में पिक करता हूं कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अगर बराबर में इसके 0 रख दूं तो मुझे इसके क्या करना पड़ेगा, ये एक हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब एक द्विघातीय समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को कैसे सोल्व आउट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों 12 को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारे पास हो गया 12x स्क्वायर। अब इस 12x स्क्वायर के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिन टुकड़ों को यदि मैं गुणा करूं तो हमारे पास 12x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन उन टुकड़ों को जब मैं जोड़ूं या फिर घटाऊं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, प्लस का 7x आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो टुकड़े करके हमको बताने हैं। अब 12 के जब हम टुकड़े करेंगे ना तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3। जब मैं 4 को 3 से गुणा करूंगा तो 12 आएगा और 4 में 3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन हमारी यहाँ से क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम यहाँ पे फिर से इस वैल्यू को रखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैं अगर रख दूं, छोटा रख दो चाहे बड़ा रख दो, बात एक ही है, डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 4x रख दूं और यहाँ पे 3x रख दूं, तो अब कंडीशन आप मैच कीजिएगा। कंडीशन क्या है हमारी,
कि अगर मैं 4x को 3x को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 का x स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं 4x में 3x को जोड़ दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो क्या मैं 7x की जगह पे ये दोनों टुकड़े हैं वो पिक कर सकता हूं क्या? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके आगे का मैटर मैं सोल्व करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं 7x की जगह ये दोनों वैल्यू पिक करता हूं कि 4x प्लस कितना हो गया, 3x प्लस का कितना 12, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अभी हम दो दो के पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x प्लस 4। इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूंगा ना तो हमारे पास आ रहा है कॉमन 3, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x प्लस 4। अब इसके बाद में देखो, एक फैक्टर हमारे पास बना x प्लस 4 और दूसरा फैक्टर जो हमारे पास बना वो बन गया x प्लस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब जब आप इस द्विघातीय समीकरण को सोल्व कर रहे होंगे ना तो आपके पास में जो दो फैक्टर निकल के आएंगे वो फैक्टर निकल के आएंगे x प्लस 4 और x प्लस 3। ठीक है, यहां तक बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं बात करता हूं दूसरे इक्वेशन के ऊपर, कि दूसरे द्विघातीय समीकरण को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व आउट करना पड़ेगा, तभी आप इनका एलसीएम और एचसीएफ है वो बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेकंड देखिए, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है 11 नहीं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ एक्स स्क्वायर, प्लस का है हमारे पास 11x और प्लस का है हमारे पास 24। अगर मैं इसके बराबर 0 रख दूं तो अभी हम क्या करेंगे, 24 को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप 24 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास में आएगा 24x स्क्वायर। अब इस 24x स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े करो कि उन टुकड़ों को गुणा करने पर तो 24 आ जाए, लेकिन उनको जब हम ऐड करें ना तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो इसका मतलब वो दो टुकड़े कौन से हो गए, 8 और 3। तो इसका मतलब 8x और 3x, 8x को 3x से गुणा करूंगा तो हमारे पास 24x स्क्वायर आएगा, और 8 में जब मैं 3 जोड़ दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों टुकड़े पॉसिबल हैं। तो 11x की जगह पे दोस्तों क्या मैं 8x और 3x है वो पुट कर सकता हूं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं 11x की जगह रखता हूँ 8x प्लस 3x, और फिर उसके बाद में हमारे पास है प्लस का 24, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो x आएगा, बचेगा आपके पास में x प्लस 8। अगर इन दोनों की बात करूंगा तो यहां से 3 कॉमन आएगा और आपके पास में बचेगा x प्लस 8 बराबर किसके, 0 के। तो इसका मतलब एक फैक्टर हमारे पास क्या बना, x प्लस 8, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बना, x प्लस 3। ठीक है, दोनों समीकरण को हमने सॉल्व कर लिए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो फर्स्ट हमारा जो हमने कैलकुलेशन की थी उस फर्स्ट कैलकुलेशन में हमारे पास जो फैक्टर निकल के आए थे वो हमारे पास फैक्टर थे ये दो, यानी कि x प्लस 4 और x प्लस 3। और ऐसे ही जब मैंने सेकंड वाला कैलकुलेशन किया तो उसका हमारे पास जो निकल के आ रहे थे फैक्टर वो हमारे पास ये दो, x प्लस 8 और x प्लस 3 यहाँ पे निकल के आ रहे थे। अब हम दोस्तों यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे और हमारे क्वेश्चन का जो बिल्कुल नजदीकी मामला है वहां पे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को पूछा गया था क्या, एलसीएम। तो अगर दोस्तों मुझे इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिए, अगर मुझे इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम बिल्कुल सीधा और सटीक तरीके से क्या निकल के आ जाएगा, मैंने कहा आपको देखना है बड़े से बड़ी पावर, लेकिन पावर इनमें तो कुछ है नहीं, तो आपको नंबर देखना है जो इन सभी में अंदर आए। जैसे x प्लस 4, एक्स प्लस 4 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो हम x प्लस 4 को पिक करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास है x प्लस 3, एक्स प्लस 3 इसमें भी है, बिल्कुल मैं x प्लस 3 को लूंगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद में हमारे पास एक और नंबर बचा क्या, x प्लस 8, तो मैं यहाँ पे x प्लस 8 लिख दूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम निकल के आ जाएगा पूरा की पूरा। ऐसे ही अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो एचसीएफ भी बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ की अगर बात करेंगे ना तो एचसीएफ भी आ जाएगा। एचसीएफ में हम क्या चेक करते थे, कॉमन फैक्टर। मुझे बताओ इस वाले और इस वाले में कॉमन फैक्टर कौन सा है, हमारे पास एक ही है x प्लस 3। तो इसका मतलब इसका एक जो हमारे पास फैक्टर निकल के आ जाएगा, यानी कि एचसीएफ निकल के आ जाएगा, वो कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ पूरा की पूरा मैटर, पूरी की पूरी कहानी है वो आप अच्छी और शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक का मैटर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं मान के चलता हूँ कि काफी अच्छा और काफी मजेदार रहा होगा। चलो कुछ और क्वेश्चनों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मजेदार क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जब ये कंप्लीट मैटर हो जाएगा ना, फिर इसके बाद में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस
जो एग्जाम के अंदर अनलिमिटेड बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम पूरा सीरीज से डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है भाई। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है और मान के चलिए कि जीरो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम चीजों को यहाँ पे सीख पा रहे हैं, ठीक है। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज दैट मैं आपके सामने क्वेश्चन लूं कि इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि 12x² y की पावर 5 इंटू जेड, और उसके बाद में हमारे पास है 24x³ y की पावर 10 और इंटू जेड। अगर मुझे इन नंबरों का दोस्तों एलसीएम काउंट करना है और अगर मुझे इन नंबरों का एचसीएफ काउंट करना है तो क्या निकल करके आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आप इजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो। अब वो कैसे बनाएंगे दोस्तों, मैटर वो करता है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको जो नंबर दिया गया है, अगर मैं एलसीएम की यहाँ पे बात करूंगा ना अगर हम एलसीएम की यहाँ पे बात करेंगे तो मुझे बताओ 12 और 24 इन दोनों का एलसीएम आपके पास में क्या निकल के आएगा। तो आपको पता है कि 12 और 24 का जब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका मतलब एलसीएम होता है वो सबसे बड़े से बड़े नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। अब इसका मतलब बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 24। तो 24 का मल्टीपल रहा होगा, तो 24 का मल्टीपल हमारे पास क्या होता है दोस्तों, 24 फिर 48 फिर 72 फिर 96, इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में 12 के अगर मैं मल्टीपल देखूंगा तो 12 24, इसका मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, 24। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 24 हमारे पास हो जाएगा एलसीएम। अगर 24 हमारे पास एलसीएम हुआ है तो जब एलसीएम निकाला करते थे तो हम क्या लेते थे, बड़ी से बड़ी पावर। तो मुझे बताओ एक्स की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कौन सी है, 3। फिर हम लेते थे y की सबसे बड़ी पावर, तो y की सबसे बड़ी पावर 10। फिर उसके बाद में हम z की पावर लेते थे, तो z की पावर z, मतलब एलसीएम हमारे पास निकल के आ गया 24x³ y की पावर 10 इंटू z। ये हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर ऐसे ही मैं बात करूंगा एचसीएफ के लिए, तो एचसीएफ भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको 12 और 24 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर देखो जो इन दोनों नंबरों को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, 6। फिर इसके बाद में x की सबसे छोटी पावर, मुझे बताओ x की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2। y देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो y की सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है भाई, 5। और z की सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, z। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो दोनों क्वेश्चंस को निकालना और उसको कैलकुलेशन करना अब भली बात समझ चुके होंगे, बिल्कुल इजी और सिंपल वे से, ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा, एलसीएम की बात हो गई, एचसीएफ की बात हो गई। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं, जहां पे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन वाली जितनी भी चीजें होती है ना, इनका हम एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर्स अपने आप में लंबा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम चीजों को केवल उन्हीं चीजों को मैं बता रहा हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वेस्टेज चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप केवल उन्हीं कंटेंट के ऊपर डिस्कस करें या उन्हीं कंटेंट के ऊपर आप फोकस करें जो वास्तव में अभी ट्रेंडिंग के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, तो इस पैटर्न के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी बन सकते हैं। इसके अलावा सीधे सीधे जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वैसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। तो एक स्टेप आगे चलते हैं कि फ्रैक्शन वाली चीजों का हम एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि भिन्नों वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, उनका आप एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कहा ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को कहते हैं अपन अंश, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, जिसको हम कह सकते हैं हर। तो अगर हमें एलसीएम काउंट करना हो तो सीधा और सटीक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जब हम एलसीएम की बात करेंगे ना, तो हमारे पास जो भी न्यूमरेटर हैं यानी कि न्यूमरेटर कह दो या फिर अंश कह दो, तो अंशों का तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, अंशों का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है।
और जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर है यानी कि हरों का आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों क्या, HCF। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तब आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर पाओगे कि जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन हो और उस फ्रैक्शन की वैल्यू का आपको कैलकुलेशन करना पड़े एलसीएम, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी न्यूमरेटर होंगे उनका तो निकालेंगे हम एलसीएम, और जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसका हम निकालेंगे एचसीएफ। और जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे ना, तो उसके बाद में आपके पास में जो आउटपुट आएगा ना, वो निकल करके आएगा एलसीएम। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मुझे एचसीएफ काउंट करना है, तो एचसीएफ भी आप बेहतरीन तरीके से काउंट कर सकते हो। कैसे, वो चीज देखिए आप। अगर मुझे यहाँ पे एचसीएफ काउंट करना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे पास न्यूमरेटर है, मतलब अंशों का आपको लेना पड़ेगा दोस्तों क्या, जो पूछा गया है। पूछा क्या गया है आपको, एचसीएफ। इसका मतलब न्यूमरेटर जो भी है उसका तो लेंगे हम एचसीएफ, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है मतलब हरों का आपको लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। ठीक है, बस इस एक मेथड से आप सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इस पैटर्न के, वो आप इजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो। क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, उन चीजों के बारे में अभी हम कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गए ना, तो मान के चलिए कि जितने भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको आप बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो। जैसे मैंने कहा, अगर आपको फ्रैक्शन वाली चीजें आ जाए और अगर वहां पे एलसीएम की बात करें, तो जो भी न्यूमरेटर होंगे उसका निकालेंगे हम एलसीएम, और जो भी डिनोमिनेटर होंगे उसका निकालेंगे हम एचसीएफ। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एचसीएफ काउंट करना हो, तो जो भी न्यूमरेटर होंगे उसका तो निकालेंगे एचसीएफ, और जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होंगे उसका हम निकालेंगे एलसीएम। अब इस चीज को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है तो वो किस प्रकार से हो रहा है। तो इन चीजों के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल से। तो ध्यान दीजिएगा, एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज दैट पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि हमने कोई नंबर लिए, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कि 2/3 हो गया। ठीक है, 5 हमारे पास 12 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मैं कहूँ कि 6 हमारे पास 18 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे कि बताइए 8 यहाँ पे हमारे पास हो गया 24। अगर ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, कुछ फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं, और इन फ्रैक्शंस के अंदर मैं कहूँ कि बताइए एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी अभी पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि जब भी आपको एलसीएम काउंट करना होता है ना, तो उस केस के अंदर जो भी आपके न्यूमरेटर हैं, न्यूमरेटर आपके पास में क्या क्या है वहां पे गौर कीजिएगा। न्यूमरेटर है हमारे पास 2, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 8। इन नंबरों का मुझे क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या क्या है आपके पास में, 3 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और हमारे पास 24 हो गया। इन नंबरों का मुझे क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एचसीएफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जब ये इंस्ट्रक्शन में फॉलो करूंगा ना, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अभी गौर करना है कि आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 2, 5, 6, 8, जब इनका हम एलसीएम काउंट करेंगे ना, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं कहूं कि बड़े से बड़ा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, 8, इसका मतलब 8 की टेबल में ही इसका जो आंसर होगा वो छुपा हुआ होगा एलसीएम। तो 8 से हम करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 छिंगे 48, 56। या बाकी हम दूसरा तरीका भी यूज में ले सकते हैं कि मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, 5। अच्छा, मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। और मुझे बताओ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की पावर 3 उठाएंगे, फिर उसके बाद में 3 उठाएंगे, फिर उसके बाद में 5 उठाएंगे, यानी कि 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो हमारे पास एलसीएम कितना निकल के आया, 120। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ की बात करूंगा, अगर यहाँ पे मैं एचसीएफ की बात करूंगा, तो बताओ एचसीएफ क्या निकल के आएगा, तो 3, 12, 18, 24, इनका हमारे पास एचसीएफ है वो कितना निकल के आएगा, 3, यानी कि 120/3 आप इसको कह सकते हो। और अगर ऑप्शन के अंदर आगे पूछ रहा है तो इसको ये काटा जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा। या फिर ये भी आपका आंसर हो सकता है, इट इज नॉट मैटर। तो एलसीएम समझ पाए आप कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मुझे एचसीएफ काउंट करना है, तो एचसीएफ भी आप काउंट कर सकते हो इसी चीज का। एचसीएफ कैसे काउंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो ऊपर वाले नंबर हैं 2, 5, 6, 8,
इन नंबरों का मुझे क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एचसीएफ। और जो मेरे पास नीचे नंबर दिए गए हैं डिनोमिनेटर में क्या क्या दिए गए हैं, 3 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, और इन नंबरों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 2, 5, 6, 8, इसका अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना आएगा, 1। और अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो 24 दूना 48, 24 72, 72 में इन सभी का भाग जा रहा है, इसका मतलब 1/72 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोनों पैटर्न आप समझ चुके होंगे बिल्कुल अच्छे और शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, एक और क्वेश्चन के साथ में आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी का जो मैटर बचेगा वो हम बात करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल स्लो तरीके से और स्टडी तरीके से हम अगर स्टडी करेंगे तो चीजें बहुत ही सिंपल और इजी होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में हमारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ में काम करेंगे। यहाँ पे अगर ये फंडा समझ गए ना आप, तो उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ काउंट करना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो 2 पैटर्न यहाँ पे समझ चुके। अच्छा, इसी को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूं तो वो भी चीज देख लीजिए। एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पे 0.0, सपोज दैट मैंने लिखा 16, मैंने लिखा 0.08 और मैंने लिखा 0.6। अगर इन नंबरों का मुझे चाहिए एलसीएम और मुझे चाहिए एचसीएफ, तो किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे वो चीज देख लीजिए। जब आप डिफेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो आर्मी का एग्जाम के अंदर इस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जितनी भी लो लेवल की एग्जाम्स होती है ना दोस्तों, उनके अंदर इस पैटर्न के क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये डेसिमल के अंदर दिया गया है, तो हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर, मतलब सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। अब सिंपल फ्रैक्शन के अंदर जब मैं इनको चेंज कर रहा हूँ ना, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल के आएगी वो चीज देखिए। भाई 0.16 है, क्या मैं इसको 16 बटा कितना लिख सकता हूँ, 1, और उसके बाद में 3 डिजिट है तो 1000 हजार लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8/100 लिख सकता हूँ। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ 0.6 को क्या मैं 6/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हालात कुछ वैसे हो गए जैसा अपन पिछले क्वेश्चंस के अंदर करते आए हैं। तो अभी आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो मुझे बताओ जो भी आपके पास में अंश है उसका क्या निकालोगे आप, एलसीएम, यानी कि 16, 8 और 6 का आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, एलसीएम। ठीक है, और नीचे वाले जो नंबर हैं उनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो यहाँ पे हो गया 1000, फिर उसके बाद में हो गया 100 और फिर उसके बाद में हो गया 10। इनका मुझे क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले मैटर को सॉल्व करूंगा। तो मुझे बताओ 16, 8, 6 का एलसीएम कितना बना। तो भाई 16, 8, 6 का एलसीएम जब आप लोगे ना तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 3 हो गया, और ये 2 × 3 हो गया। तो बड़ी पावर उठाएंगे हम, 2 की पावर 4, 4 को 3 से गुणा कर देंगे, तो मतलब 16 की कितना हो गया हमारे पास, 48। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास, 48। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा ना, एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये बताइए आप मुझे फटाफट से। ठीक है, कि जब आप 1000 का, 100 का और 10 का जब आप निकाल रहे होंगे तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 10 की पावर कितनी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 10। तो मैंने आपको बताया सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1, तो इसका मतलब ये हो गया 10, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.8। तो ये क्या हो गया इसका दोस्तों, एलसीएम हो गया। ऐसे ही अब मैं बात करूंगा कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो गौर कीजिएगा, हमारे पास जो ऊपर वाले नंबर दिए गए हैं भाई, 16 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, इन नंबरों का मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ। और जो नीचे वाले जो नंबर दिए गए हैं कौन से, 1000, 100 और 10, इनका मुझे क्या चाहिए दोस्तों, इनका मुझे चाहिए एलसीएम। अब क्या वे होगा, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे मुझे बताओ। अगर मुझे इनका एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो एचसीएफ का मतलब बड़े से बड़ा नंबर जिस जो तीनों को भाग कर दे। तो ऐसा नंबर कौन सा दिख रहा है भाई, 4 से तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब किससे जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है ना। अब नीचे वाले में वहां पे हम क्या कर रहे थे, सबसे छोटी पावर, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर मतलब 1000। तो इसका मतलब 1000 का जब आप भाग दोगे ना तो 0.002 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इस पैटर्न के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मेथड आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही सफिशिएंट रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का जो ये पैटर्न हमने आपको बताया है वो आपको तहे दिल से पसंद आया होगा और सारी चीजें आप सीख चुके होंगे। एग्जाम के अंदर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना,
वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन में और भी सुधार होता जाएगा, और आपका जो मतलब क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा निखर करके आएगा। तो ध्यान रखना, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो इसका मतलब आप मैथ्स के ऊपर हावी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों आज के सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे थर्ड सेशन के साथ में जल्दी ही। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।